मैं डॉक्टर मंजू कंचल, एसोसिएट प्रोफेसर, मीरा कन्या महाविद्यालय, एमए फाइनल की सभी छात्राओं को गुड मॉर्निंग। हम प्रमुख रूप से मुगल काल में व्यापार वाणिज्य का अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत आज स्थानीय एवं आंतरिक व्यापार के संबंध में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत जो पीपीटी है उसके माध्यम से आप उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आंतरिक और स्थानीय व्यापार के संबंध में जो हमें प्रतीत होता है वह यह है कि भारत एक कृषि प्रधान देश था, लेकिन धीरे धीरे किस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि वह एक व्यापारिक केंद्र के रूप में परिवर्तित हुआ। और उसका प्रमुख यदि हम माध्यम देखें तो हम पाते हैं कि कृषि के विस्तार के कारण और कृषि के उत्पादन में वृद्धि के कारण और धीरे धीरे किसानों के द्वारा व्यापारिक फसलों की उन्नति के कारण स्थानीय व्यापार में वृद्धि हमें 17वीं 18वीं शताब्दी में यानी मुगल काल में देखने को मिलती है। और इसके कारण स्थानीय व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापारिक वस्तुओं का आदान प्रदान करने का माध्यम बना। इसके कारण वस्तुओं का आयात निर्यात एक राज्य से दूसरे राज्य में होने लगा और व्यापार का विकास हमें देखने को मिलता है। जो किसान कृषि पर आधारित था और पारिवारिक कुटीर उद्योगों का संचालन करता था, उसने भी 16वीं 17वीं शताब्दी में सीमित क्षेत्र के होते हुए भी कुछ इस प्रकार के समावेश अपने उत्पादन में किए कि व्यापार की वृद्धि निरंतर बढ़ती चली गई। अब ग्रामों की जो स्वावलंबन की जो प्रवृत्ति थी वो धीरे धीरे समाप्त होती हुई हमें दिखाई देने लगी और जो व्यावसायिक सामग्री थी या उत्पादन था उसका प्रमुख रूप से जो परिवर्तन हुआ वह यह था कि राज्य के द्वारा कर जो प्राप्त किया जाता था, राजस्व जो प्राप्त किया जाता था, अब वह नकदी के रूप में लिया जाने लगा। और इसी कारण जैसे ही राजस्व नकदी के रूप में लिया जाने लगा, स्थानीय और बाहरी व्यापार में विस्तार हमें देखने को मिलता है और कुछ बड़े गांव स्थापित हुए जिनको कि कस्बे हम कह सकते हैं, और उन कस्बों में कुछ ऐसी मंडियां स्थापित की गई जो कि किसानों से खाद्यान्न और व्यावसायिक जो फसलें थी या जानवरों का जो व्यापार होता था उसकी वो मंडियां विकसित होती चली गई और बड़े बड़े गांव और कस्बों ने कालांतर में शहरों के साथ अपने व्यापार की कड़ी जोड़ी और उसके कारण बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े व्यापारिक केंद्र स्थापित हुए और गांवों से और कस्बों से ये इन व्यापारिक केंद्रों में शहरों में सामान भेजा जाने लगा। और दूसरी तरफ यदि हम देखें तो जो शहरों गांव वालों की दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं थीं, उन वस्तुओं की पूर्ति के लिए शहरों से गांवों में सामान भेजा जाने लगा। तो इस प्रकार से हमें सामानों का आदान प्रदान देखने को मिलता है, गांवों कस्बों से शहरों के बीच में और शहरों से गांवों के बीच में आवश्यकताओं के अनुसार और अतिरिक्त उत्पादन की कीमत प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए, बेचने के लिए। तो इस प्रकार से एक कड़ी व्यापार की हमें मुगल काल में 17वीं 18वीं शताब्दी में देखने को मिलती है। अब ये जो व्यापारिक विकास या उत्पादन वृद्धि हुई, उस उत्पादन वृद्धि का जैसे कि मैंने प्रमुख कारण आपको बताया कि भू राजस्व नकदी में प्राप्त किया जाने लगा। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि किसान जब अपना उत्पादन करता है
उदाहरण के लिए हम गेहूं की फसल को ले सकते हैं। जब गेहूं की फसल तैयार हो जाती है और उसका गल्ला यानी ढेर किसान अपने खेतों में लगा लेता है, खलिहान में लगा लेता है, तो उस अनाज के खलिहान को बेचकर सरकार के द्वारा उन अपने हिस्से के नकदी प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार से उसको राजस्व में नकदी प्राप्त हो जाती है। अब वो जो बेचता है, जैसे किसानों से कर उसको प्राप्त करना है, सरकार को भू राजस्व प्राप्त करना है, तो वह खड़े खड़े उस खलिहान में एकत्रित अनाज को महाजनों को और व्यापारियों को वहीं पर बेच देता है और महाजन और व्यापारियों से उसे नकदी प्राप्त हो जाती थी। तो प्रक्रिया इस प्रकार की हमें नकदी की या भू राजस्व की हमें देखने को मिलती है। अब जो ये महाजन और व्यापारियों को खड़े खड़े खेतों में ही सरकार के द्वारा भू राजस्व प्राप्त करने के लिए सामान बेचा जाता था और नकदी प्राप्त की जाती थी, तो उससे क्या हुआ कि महाजन की जो उपयोगिता थी वह बढ़ने लग गई और जो राजस्व अधिकारी थे और किसान थे, दोनों के लिए बिचौलिए के रूप में महाजन कार्य करने लगा और इस प्रकार से महाजनों को किसानों को राजस्व भुगतान के लिए भी कई बार कर्ज प्राप्त करने के लिए किसानों को सुविधा महाजनों से प्राप्त हुई। तो हम क्या देखते हैं कि महाजन किस प्रकार से उनके लिए उपयोगी बन गया, एक तो सरकारी तंत्र के लिए, राजस्व अधिकारियों के लिए और किसानों के लिए वो बीच की कड़ी बन गया। कैसे बन गया कि जब राजस्व अधिकारी अपना राजस्व वसूल करने के लिए आते थे तो वह अनाज नहीं ले जाकर नकदी के रूप में उस अनाज को बेच देते थे महाजनों को और व्यापारियों को। कई बार ऐसा भी होता था किसानों के पास भू राजस्व देने के लिए पैसा नहीं होता था, सामान नहीं होता था, तो ऐसे समय में ये महाजन उनको कर्ज भी दे देते थे। तो इस प्रकार से हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि 17वीं 18वीं शताब्दी में किसानों के और बाजार के बीच में गहरे संबंध स्थापित हुए और मुद्रा अर्थ ग्रामीण क्षेत्र में एक प्रभावशाली महत्व के रूप में उसने प्रवेश किया। तो ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुगल काल में उत्पादन की वृद्धि हुई और व्यापार का विकास हुआ। अब दूसरा प्रश्न हमारे सामने आता है कि व्यापारिक जो वस्तुएं उत्पन्न होती थी गांवों में, कस्बों में और शहरों में, तो उन वस्तुओं को किस प्रकार से बेचने का एक नवीन तरीका मुगल काल में प्रमुख रूप से पाया जाता था शहरों में और गांवों में। इस प्रकार से इस व्यापारिक वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों के बीच में कुछ आर्थिक क्रियाएं संचालित हुई और उन क्रियाओं के माध्यम से ग्रामीण वासियों को सारी आवश्यकताओं की वस्तुएं प्राप्त होने लगी। उसमें एक प्रमुख जो आर्थिक क्रिया अपनाई गई वो था अठवाड़ा। अब प्रश्न ये उठता है कि अठवाड़ा क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब, अठवाड़े का मतलब होता है कि साप्ताहिक बाजार, यानी सप्ताह में यानी एक वीक के अंतर्गत ग्रामीण और कस्बों में ये एक बाजार लगाया जाता था। कोई भी एक गांव में, एक कस्बे में एक सप्ताह का दिन निश्चित कर दिया जाता था। एग्जाम्पल के रूप में चाहे मंगलवार, बुधवार, कोई भी वार हम ले सकते हैं और वो निश्चित दिन वहाँ पर हटवाड़ा लगता था, साप्ताहिक बाजार लगता था और उस बाजार के आयोजन में राज्य के जो कर्मचारी होते थे वह भी महत्वपूर्ण योगदान करते थे। और उसके अंतर्गत हमें क्या देखने को मिलता था कि बाजारों में खाद्य सामग्री यानी खाने पीने का जो सामान होता था, उसके अलावा फल, सब्जी, कपड़ा, नमक, मसाला, चीनी आदि की खरीद और बिक्री की जाती थी। कुछ ऐसे भी बाजार होते थे जहाँ पर विशिष्ट वस्तुओं का नियोजन किया जाता था और ऐसे विशिष्ट वस्तुओं को एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं जैसे पशुओं का व्यापार। केवल पशु
ही वहाँ पर बेचे जाते थे। इसके अलावा कुछ जुलाहे किसी पर्टिकुलर डे पर बाजार लगाते थे और ये जुलाहे कपड़े बेचते थे, और वो कस्बों में और गांवों में, और इन जुलाहों और दस्तकारों के द्वारा अपनी व्यापारिक वस्तुओं को वहाँ पर बेचा जाता था। तो इस प्रकार से इस व्यवस्था को साप्ताहिक बाजार या हटवाड़े के नाम से पुकारा जाता था। 18वीं शताब्दी के अंत में एक उदाहरण हमें प्राप्त होता है जो कि इतिहासकार ब्रूचानन ने उसके संबंध में लिखा है। ग्रामीण बाजार के संबंध में लिखा है कि प्रत्येक तालुके में यानी प्रत्येक गांव में साप्ताहिक बाजार यानी हाट लगते थे, जहां पर किसान अपनी उपज खुदरा में यानी खुले रूप में विभिन्न व्यक्तियों को और थोक में व्यापारियों को बेचते थे। और इन सभी बाजारों में व्यापार का जो संचालन होता था वो प्रमुख रूप से नकदी के रूप में होता था, मुद्रा के रूप में वस्तुओं का लेन देन किया जाता था। लेकिन कुछ गरीब व्यक्तियों को छोड़ दें जो कि अनाज के बदले में वस्तुएं खरीदते थे, गरीब जो होते थे, बाकी नकदी के रूप में ये कार्य किया जाता था। इसी प्रकार से एक और इतिहासकार आपके सेलबेक जो कि एक अंग्रेज थे, और उसने एक उदाहरण दिया है। गुजरात में एक गांव है साबे नामक गांव, और ये लिखा है उन्होंने कि वहाँ पर केवल ऐसा एग्जाम्पल उन्होंने लिखा है कि केवल जुलाहे और बुनकर ही रहते थे और बड़ी अच्छी मात्रा में अच्छी किस्म का कपड़ा तैयार वहाँ पर किया जाता था। और ये जो जुलाहे थे, बुनकर थे, वह कस्बों के बाहर भी कपड़े बेचने जाया करते थे, और स्थानीय व्यापारियों द्वारा भी ये सारी उत्पादन की वस्तुएं खरीदी जाती थी। और फिर जो स्थानीय व्यापारी होते थे वो कस्बों में जाकर अपना सामान बेचा करते थे। और इसमें उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं, जिसमें एक जाति है बंजारा जाति, जो कि अपने जगह जगह पर डेरे डाली रहती है, और बंजारों के द्वारा नील, चोरा और नमक की खरीद की जाती थी, और उसके बाद उसको दूसरे स्थानों पर पर्याप्त लाभ प्राप्त करके बेचने का काम उनके द्वारा किया जाता था। और इसी प्रकार से मुगल काल में 16वीं-18वीं शताब्दी में हमें कुछ और एग्जाम्पल हमें प्राप्त होते हैं, जिसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि सूती कपड़ों का उत्पादन, जैसे औद्योगिक केंद्र, कुछ व्यापारिक केंद्र स्थापित हो गए थे जहाँ पर सूती कपड़ों का उत्पादन जैसे सूरत, खंबात, आगरा, गोर, गोलकुंडा, मूसलीपट्टनम, मद्रास के ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ करता था। और इसी प्रकार से यदि हम देखें तो जो खाद्यान्न की वस्तुएं होती थी वो उड़ीसा के बालासोर, कटक, विशाखापट्टनम, गंजाम, पुरी आदि क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित खाद्यान्न और जो अन्य वस्तुएं वहाँ पर उत्पन्न होती थी वो सस्ती कीमत पर बेची जाती थी। और इस प्रकार के जो बाजार हैं उनमें एक और बाजार प्रसिद्ध है जिसमें कासिम बाजार, जो कि कलकत्ता या हुगली के बड़े कस्बों में बुनकर और जुलाहे और कारीगर ये कासिम बाजार लगाया करते थे, जो कि बहुत प्रसिद्ध माना गया है। दूसरा जो माध्यम था आर्थिक क्रिया के रूप में, वो थे आपके मेले, यानी मेले के रूप में भी व्यापार किया जाता था। जैसे कई कस्बे हैं, तीर्थ स्थान है और प्रांत है, तो उन स्थानों पर यह समय समय पर निश्चित दिन मेला लगाया जाता था, और यहाँ पर कई आसपास के गांवों से, कस्बों से, नगरों से अपनी वस्तुएं लेकर ये मेले में आते थे, और मेले में अपने उत्पादित सामान का लेन देन किया करते थे, क्रय विक्रय किया करते थे। इन मेलों में प्रमुख रूप से यदि हम देखें तो पशु मेले बहुत प्रसिद्ध माने गए थे, और इन मेलों में
पशुओं के रूप में भेड़, बकरियां, घोड़े, बैल, ऊंट, हाथी, भैंस आदि का लेन देन या क्रय विक्रय होता था। और ऐसे मेलों में सरकारी तंत्र के द्वारा भी समुचित व्यवस्था की जाती थी और कई अच्छे व्यापारियों को लोभ देकर, प्रलोभन देकर इन मेलों में आमंत्रित भी किया जाता था। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो आज भी इस प्रकार के पशु मेले संचालित किए जाते हैं, जिसमें पुष्कर का पशु मेला बहुत अधिक प्रसिद्ध है, नागौर में है, हरिद्वार में है। इनमें ये प्रसिद्ध मेले लगाए जाते हैं। तो ये जो प्रणाली है वह मुगल काल में हमने देखने को मिलती है। इस प्रकार से जो व्यापारिक केंद्र हैं उनमें जैसे कुछ और उदाहरण यदि हम लें तो थट्टा जो दक्षिणी भारत में है उसमें मछलियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पकड़ी जाती थी और मछली का व्यापार सुदूर दूर के शहरों में और बंदरगाहों तक ये मछलियाँ भेजी जाती थी और उनसे मुनाफा कमाया जाता था। इसी प्रकार से 1660 ईस्वी का हर्डवर्ड मोदे ने एक उदाहरण हमें प्रस्तुत किया है और ये कहा जाता है कि बंगाल के जो कस्बे थे उनमें रेशम भेजा जाता था और पटना, आगरा, अहमदाबाद ये उस काल के स्थानीय और आंतरिक व्यापार के प्रमुख व्यावसायिक केंद्र भी हमें सक्रिय रूप से देखने को मिलते हैं। इसके पश्चात यदि हम शहर की कार्य प्रणाली को देखें तो शहर में व्यापार जो पूरा था वह दुकानों पर निर्भर पाया जाता था और विभिन्न वस्तुओं का क्रय विक्रय आयात निर्यात शहरों से किया जाता था। और उदाहरण के रूप में जनसंख्या की दृष्टि से यदि हम देखें जो कि शहरों में हमें अधिक देखने को मिलती है तो अकबर के शासनकाल में शासनकाल में एक ग्रंथ लिखा गया था तबकाते ए अकबरी। उसके अंतर्गत 120 बड़े शहर का विवरण हमें दिया गया है और 3200 कस्बों का विवरण हमें प्राप्त होता है और इसमें 1100 के लगभग गांव आते थे। इसके अलावा ये भी कहा गया है उसके अंतर्गत कि 7वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में आगरा सबसे बड़ा शहर था और जिसकी जनसंख्या लगभग 5 लाख और से लेकर 7 लाख के लगभग पाई जाती थी। और यह आपको सभी को विदित होगा कि आगरा उस समय राजधानी थी, मुगलों की राजधानी थी और बाद में परिवर्तित होकर राजधानी दिल्ली चली गई थी। लेकिन दिल्ली राजधानी बनने के बाद भी आगरा सबसे बड़ा शहर उस काल में माना जाता था। इसके अलावा लाहौर उस समय एशिया का और यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण और अद्वितीय शहर माना जाता था। उस समय 7वीं शताब्दी के लगभग यदि हम पटना की जनसंख्या देखें तो वो भी 2 लाख के आसपास मानी जाती थी और अहमदाबाद हवेली की जो तुलना है वो लंदन से की जाती थी। तो इस प्रकार से भारत में उस समय अत्यंत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र और नगर हमें देखने को मिलते हैं। और ये था आपकी आर्थिक व्यापारिक वस्तुओं की आर्थिक क्रियाएं। अब जब स्थानीय और आंतरिक व्यापार किया जाता था तो उसके व्यापार के साधन क्या होते थे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान, एक गांव से दूसरे कस्बे शहर में व्यापारी अपनी वस्तुएं ले जाता था तो किन माध्यमों से वो ले जाता था। तो उसमें जो विवरण हमें आधुनिक इतिहासकारों का विवरण उपलब्ध होता है 18वीं शताब्दी का, तो उसमें ये कहा गया है कि दूरस्थ व्यापार के लिए यातायात के जो साधन थे उनमें सबसे पहला जो इस्तेमाल किया जाता था वो था बैलगाड़ी, ऊंट और उनके पीछे पीछे जो काफिले, इन ऊँटों के बैलगाड़ियों के जो काफिले चलते थे वह दूर के व्यापार के प्रमुख साधन कहे जा सकते हैं। और विभिन्न
कस्बों शहरों के राजकीय मार्गों से होते हुए ये गुजरते थे काफिले, और रात्रि में विश्राम के लिए स्थान स्थान पर सरायों की व्यवस्था या धर्मशाला की व्यवस्था सुविधा के लिए की जाती थी। और इन व्यापारिक काफिलों के पास मूल्यवान वस्तुएं भी ये एक स्थान से दूसरे स्थानों पर लाने ले जाने का काम किया करते थे। और जो अन्य वस्तुएं होती थी खाने पीने की या दूसरी प्रकार की जो वस्तुएं होती थी, उनको लाने ले जाने का जो काम करते थे वो बंजारे करते थे। और उनका जो प्रमुख साधन होता था वो ऊंट की सवारी हुआ करती थी, जिस पर ये सामान लाद कर ले जाते थे। और खाद्यान्न में चीनी, नमक, घी, इन पर इनका प्रमुख रूप से होल्ड था या एकाधिकार कहा जा सकता है। और इसके अलावा दूसरा जो माध्यम पाया जाता था वो था नदियों के माध्यम से, यानी जो यूरोपीय कंपनियों के हमें दस्तावेज प्राप्त होते हैं उनमें ये कहा गया है कि भारत में आंतरिक व्यापार का दूसरा जो साधन था वो था नदियों के आधार पर या उनके माध्यम से। और उनमें प्रमुख रूप से उस समय नावों का प्रयोग सामान को लाने ले जाने में किया जाता था। जैसे उदाहरण के रूप में हम लें, बंगाल, सिंध और कश्मीर में जो नदियाँ थीं वहाँ नावों से सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें, जैसे आगरा है, और आगरा में कौन सी नदी बहती है आपके? यमुना एवं गंगा। और पटना में गंगा और आपके इसमें यमुना नदी प्रमुख रूप से बहती है। तो ये कहा जाता है कि आगरा से हर साल 300 से 500 टन सामान बरसात की ऋतु में यमुना एवं गंगा के रास्ते से पटना व बंगाल जाता था। यानी इस नाव के माध्यम से आगरा से सामान पटना और बंगाल में भेजा जाता था। अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो नावों के माध्यम से भेजा जाता था बहुत सारी मात्रा में नदियों के द्वारा कितनी मात्रा में भेजा जा सकता था, तो उसमें ये जो साक्ष्य हमें उपलब्ध होते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में नावें होती थी और कितनी मात्रा में सामान भेजा जाता था। तो उसमें ये कहा जाता है कि जैसे उदाहरण के रूप में 10,000 टन नमक हर साल नाव के माध्यम से आगरा से बंगाल भेजा जाता था। तो नावों की जो कैपेसिटी थी वो केवल 10,000 टन सामान भेजने की हम इससे लगा सकते हैं। इसके अलावा कई विभिन्न परिस्थितियों में नदियों से सामान की ढुलाई भी की जाती, यानी लाने और ले जाने दोनों ही काम इसके द्वारा किया जाता था। ये थे व्यापार के साधन के माध्यम। अब एक और प्रश्न हमारे सामने उठता है कि जो सामान नावों से ले जाया जाता था और ले जाने के बाद के अलावा भी जब दूसरे बाज़ारों में बेचा जाता था तो हमें बढ़ी हुई कीमत दिखाई देती थी, जो यानी ओरिजिनल जो कीमत होती वो कम होती थी, लेकिन ये विभिन्न प्रकार के चार्ज या सरचार्ज लगकर उस सामान की कीमत वहाँ दूसरे बाज़ार में पहुँचते पहुँचते बढ़ जाती थी। आज भी हमारे साथ यही होता है कि जहाँ जो विशेष उत्पादन होता है वो विशेष उत्पादन, जैसे उदाहरण के रूप में कश्मीर में एप्पल ज़्यादा होते हैं तो एप्पल की सप्लाई पूरे भारत में की जाती है। तो एप्पल की सप्लाई के लिए साधन जैसे ट्रक, आज के आधुनिक काल में रेल या इस प्रकार के साधन अपनाए जाते हैं। तो जब हमारे बाज़ारों में ये बिकने के लिए आते हैं तो वहाँ से जो माल इनके व्यापारियों के द्वारा खरीदा जाता है और फिर यहाँ के खुदरा बाजार में बेचा जाता है, तो उसकी कीमत हमें 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना हमें देखने को मिलती है। तो ये जो सामान की कीमत बढ़ जाती है ओरिजिनल कीमत से, तो उसके कारण क्या हैं? तो मुग़ल काल में भी जो हमें साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, जैसे आईने अकबरी से जो 17वीं शताब्दी में हमें साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, तो उसमें कुछ उदाहरण बताए गए हैं कि इनकी कीमतें कैसे बढ़ जाती हैं। जैसे एक ऊंट के द्वारा, उदाहरण के लिए
आगरा से सूरत गेहूं भेजा गया, और जब आगरा से सूरत गेहूं भेजा गया और बाजार में ये बिकने के लिए पहुंचा, तो उसकी कीमत 4 गुना बढ़ जाती है। जैसे 10 रुपये किलो उस समय अगर गेहूं थे, तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 40 रुपये किलो। ये मैंने एक एग्जाम्पल छोटा सा दिया है। उस समय इतनी कीमत नहीं होती थी, 1 रुपया 2 रुपये किलो मिलता था, और उसकी 4 गुना कीमत वहाँ पहुँचते पहुँचते हो जाती थी। अब वस्तुओं की अलग अलग कीमत बढ़ती थी। जैसे उदाहरण के रूप में हम सफ़ेद खांड यानी शक्कर को लें, तो उसकी कीमत 2 गुनी हो जाती थी। क्यों हो जाती थी? बंजारे जैसे शक्कर बेचते हैं, और वो बंजारे जब शक्कर बेचते हैं तो उनके द्वारा नदी के यातायात के माध्यम से उसको ले जाया जाता है, तो उसको नाव का खर्चा भी देना पड़ता है, और नाव का खर्चा देने के कारण उसकी कीमत में खांड की कीमत में वृद्धि हो जाती थी। तो इस प्रकार से इनकी कीमत में एक तो पहला जो कारण था वो था यातायात का जो खर्चा कीमत उनको देनी पड़ती थी, उसके कारण वृद्धि होती थी। दूसरी जो कीमत में वृद्धि का कारण था वो था चुंगी व राहदरी कर। यानी चुंगी आप जानते हैं कि आज भी हमें देनी पड़ती है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जब प्रवेश करता है तो उस पर वह दूसरा स्टेट कर प्राप्त करता है, जिसे कि चुंगी कहा जाता है। फिर है राहदारी कर। राहदारी कर से मतलब है कि जो रास्ता आपने उपयोग किया वो कर उनको देना पड़ता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चुंगी और राहदरी जो कर है वह कर भी इनको देना पड़ता था, और इसी कारण जो निर्धारण वस्तु का मूल्य जो था वो बढ़ जाता था। और कर भार की दृष्टि से यदि हम देखें तो जो क्षेत्र नियंत्रित अधिकारी थे, सीमा से जब वो माल गुजारते थे तो वो उनसे कर वसूलते थे, और उसके कारण वस्तु की कीमत के अनुसार, यानी अब वो चुंगी के कितनी ली जाती थी, राहदरी कितना कर लिया जाता था, तो जो वस्तु की किस्म क्या है और भार कितना है, यानी कितना वजन है, उसके अनुसार ये कर प्राप्त किया जाता था। उदाहरण के रूप में अकबर, शाहजहां, औरंगजेब के द्वारा जो समय समय पर विभिन्न इसके करों के संबंध में आदेश निकाले गए, तो उसमें ये भी हमें विवरण प्राप्त होता है कि खाद्यान्न की वस्तुओं पर राहदारी नहीं ली जाती थी, और जो दूसरी वस्तुएं होती थी उस पर कर प्राप्त किया जाता था, राहदरी प्राप्त की जाती थी। और कभी विषम परिस्थितियां भी होती थी, और जैसे अकाल पड़ गया तो अकाल पड़ने पर यह कर देना बहुत मुश्किल हो जाता था, और उस समय करों में कमी भी कर दी जाती थी। ऐसे उदाहरण भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये था कि आपकी ये जो सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था, व्यापार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जाता था, तो उसमें जो सामान की ओरिजिनल कीमत थी उसमें वृद्धि किस कारण से हो जाती थी, और उसमें हमने 2 माध्यम लिए। अब ये व्यापार के लिए जो काफिले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, और जो विभिन्न मुगल काल में व्यापारिक क्रियाकलाप हुआ करते थे, तो उसमें प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से की जाती थी, उनको सुरक्षा कैसे काफिलों को प्रदान की जाती थी, वह भी आंतरिक व्यापार का एक महत्वपूर्ण घटक कहा जा सकता है। शांति काल में यदि हम देखें तो शांति काल में आंतरिक व्यापार में चहुमुखी विकास हमें मुगल काल में देखने को मिलता था, और कारवां जो काफिले निकलते थे, सराय में जो प्रबंध किया जाता था, यानी उनके रुकने के लिए जो धर्मशालाओं की व्यवस्था होती थी, और बंजारों की जो आवश्यक वस्तुएं लेकर वो निकलते थे,
उनको काफिलों को निकालने के लिए काफ़ी प्रशासन के द्वारा भी इन व्यापारियों को सहयोग किया जाता था, जिससे कि रास्ते में उन्हें किसी भी प्रकार की असुरक्षा का सामना नहीं करना पड़े और बिना डर के ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ला सके, ले जा सकें। उसमें पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि जो जंगल होते थे उन जंगलों को कई मुगल शासकों ने साफ करवाया था और कई स्थानों पर डाक चौकियां भी स्थापित की थी। इसके अलावा रास्तों की जो सुरक्षा का पूरा जो दायित्व होता था मुगल काल में, वह राज्य का हुआ करता था और इसी कारण सामान्य उनकी ये व्यवस्था पाई जाती थी और वहाँ पर लूटपाट नहीं होती थी। अगर किसी कारण से उस क्षेत्र में लूटमार होती थी तो उसका हर्जाना जो उस क्षेत्र का अधिकारी होता था उस अधिकारी को देना पड़ता था और वो उसकी तनख्वाह में से काट लिया जाता था। तो इस प्रकार से हमें विवरण प्राप्त होता है, जिससे कि प्रशासन के द्वारा सुरक्षा की, रास्तों की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा दूसरा जो प्रशासन के द्वारा कार्य किया जाता था वो था वित्तीय आदान प्रदान की व्यवस्था। यानी अगर बहुमूल्य वस्तु है और उससे जो उनको नकदी प्राप्त होती है तो उस वित्तीय आदान प्रदान की व्यवस्था कैसे की जाएगी और दूरस्थ व्यापारियों के लिए ये व्यवस्था अत्यंत ही आवश्यक थी। और उसके लिए एक नवीन व्यवस्था मुगल काल में हमें देखने को मिलती है, जिसे हुंडी एवं अदायगी पत्र का प्रचलन कहा जा सकता है। और ये जो व्यवस्था मुगल काल में की गई थी वो भारत में सामान्य थी। यानी अब हुंडी व्यवस्था क्या है? हुंडी व्यवस्था जो आज भी हमारे यहाँ प्रचलित है, और वो हुंडी व्यवस्था ये होती है कि जब लाखों में पैसा व्यापारी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार से भेजा जा सकता है, तो इसके अंतर्गत ये हुंडी व्यवस्था हम उसको कहते हैं कि अगर व्यापारी अपना कोई सामान जैसे नगर व्यापारिक केंद्र में बेचता है, उससे जो उसको राशि प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है, अगर वो नगद अपने साथ लेकर वापस अपने गांव या कस्बे या शहर में लौटता है तो उसके साथ बहुत सुरक्षा की आवश्यकता होती है और लूटमार उसके साथ हो सकती है और चोरी डाकू उसके के धन को चुरा सकते हैं। तो इसके लिए ये व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई थी कि आप अपनी धनराशि को जो कमाते हैं उसी जहां आप बेचते हैं सामान, वहां पर इसके जो दलाल हैं, हुंडी के कार्य करने वाले हैं, उनको आप राशि जमा करा दें और जहां आप रहते हैं वहां के किसी साहूकार और महाजन को जिनका कि व्यापार से लेन देन होता रहता है, वहां पर ये राशि भेज दी जाएगी और वो राशि उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं हुंडी व्यवस्था। और इस प्रकार से वित्तीय आदान प्रदान, ऋणों के भुगतान और कर्ज के लेन देन कार्यों में इनका उपयोग किया जाता था और ये आर्थिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका था और उसको एक अदायगी पत्र दे दिया जाता था। हुंडी से जो धनराशि जमा करवाई जाती थी उसको एक अदायगी पत्र दे दिया जाता था और जिसे दिखाकर वो अपनी राशि वहाँ प्राप्त कर सकता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस वित्तीय आदान प्रदान की व्यवस्था के संचालन में आपके कुछ विशेष जातियां हैं, जिसमें सर्राफ, बोहरा, महाजन, साहूकार आदि शामिल थे और उनको राजाओं का आश्रय भी प्राप्त था और इससे इसके महत्व को हम प्रस्तुत कर सकते हैं। अब जो ये व्यापारिक कार्य किया जाता था
उसके आदान प्रदान की जो प्रक्रिया थी, यानी आयात निर्यात की प्रक्रिया थी आंतरिक व्यापार में प्रमुख रूप से, कि एक कस्बे से दूसरे कस्बे, एक कस्बे से शहर के अंतर्गत, तो उसमें प्रमुख रूप से कौन से प्रमुख केंद्र थे आंतरिक व्यापार के, और एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन सी वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। तो उसमें आयात निर्यात की प्रक्रिया में सबसे जो महत्वपूर्ण स्थान था वो बंगाल का उस काल में पाया जाता था। और बंगाल में ये जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने बंगाल के विभिन्न व्यापारिक मार्गों का विवरण हमें प्रस्तुत किया है, और बंगाल से देश के अन्य भागों में किस किस का व्यापार होता था इसके बारे में बताया है। और उसमें हम प्रमुख रूप से लेते हैं चीनी, चावल, घी। ये जो सामग्री थी वह कोरोमंडल, बंगाल से कोरोमंडल तथा मलाबार के बंदरगाहों तक और कोंकण एवं गुजरात तक ये सामग्री बंगाल से भेजी जाती थी। इसके अलावा अफीम जो थी वो केरल भेजी जाती थी, और आवश्यकता पड़ने पर गेहूं भी दक्षिणी प्रदेशों को और पुर्तगाल अधिकृत क्षेत्रों को भेजा जाता था। इसी प्रकार का विवरण हमें इतिहासकार सी फेड्रिक ने और बी हेनी ने दिया है, और उनमें उन्होंने बताया है कि सतगांव से, उदाहरण दिया है कि सतगांव से सूती साज सामान, चीनी, तेल आदि सामग्री और अन्य सामग्री से 30-35 जहाज प्रतिदिन भेजे जाते थे, और इसका जो निर्यात था जो कि भारत के विभिन्न स्थानों पर भेजा जाता था। अब बंगाल ये सामान तो भेजता था, लेकिन कुछ सामान ऐसा था जो कि बंगाल भारत के कुछ क्षेत्रों से मंगवाता था, और उसमें खाद्यान्न में जो है प्रमुख रूप से चावल वह विशेष रूप से मंगवाता था। अगर किसी कारण से चावल नहीं आता था तो वहाँ पर बंगाल में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। बंगाल के जो व्यापारिक संबंध थे आगरा, बनारस, उत्तरी भारत के अन्य प्रदेशों से भी अच्छे पाए जाते थे, और नदियों के माध्यम से स्थल मार्ग के द्वारा व्यापारी सूती कपड़े, रेशम और अनाज वहाँ पर ले जाते थे। बिहार के क्षेत्रों को बंगाल काफ़ी सामान भेजता था। उदाहरण के लिए मुर्शिदाबाद है, सैयदाबाद है से रेशम, और बंगाल के नीचे प्रदेशों से सूती वस्त्र, मालदा से रेशम, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों से रेशम की बनी हुई वस्तुएं, रजाई, कंबल, ये सब पटना भेजे जाते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बंगाल उस समय व्यापार का प्रमुख केंद्र माना गया था, और अहमदाबाद और सूरत से भी कच्ची रेशम से कपड़े बनाकर पूरे हिंदुस्तान में बेचे जाते थे। तो ये आयात और निर्यात की व्यवस्था आंतरिक व्यापार के संदर्भ में हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा कोरोमंडल तट से आने वाले जहाज़ों में तांबा, जस्ता, टीन, तंबाकू, मसाले, मूसली पट्टम की प्रसिद्ध छीट आदि हमें एक भारत के प्रमुख स्थानों पर लाई जाती थी। कश्मीर से ऊन और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से नमक, टीन, गलीचे, अफीम, मलाबार तट से काली मिर्च, अन्य वस्तुएं लाई जाती थी, और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसका आयात निर्यात किया जाता था। तो ये व्यापारिक आदान प्रदान की प्रक्रिया रहती थी उस काल में, और इस प्रकार से मुगल काल में आंतरिक व्यापार विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न तरीकों से संचालित किया जाता था। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मुगल काल में बाहरी व्यापार। थैंक्स।